नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो दोस्तों, ये सेशन मैं उन बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब जब से अभी आईबीपीएस पीओ और क्लर्क मेंस हुई है तो उनको समझ में आ गया है कि सर अर्थमेटिक पे तो काम करना ही पड़ेगा। और ये बात हम शुरू से कह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जब भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और स्पेशली वो बच्चे जिनको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है या उनका मैथ्स एवरेज या वीकर पार्ट है, वो लोग सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, कुछ हद तक डीआई पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। और बाकी जो मार्क्स हैं वो अदर सब्जेक्ट से पुल करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको इंग्लिश में अच्छा काम करना होता है या रीजनिंग में या जीए में। तो जो कमी मैथ्स में आ रही होती है अर्थमेटिक की वजह से, वो बाकी सारी चीजें कवर कर देते हैं। लेकिन इस बार के जो आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर देखिए, एसबीआई पीओ मेंस देखिए, या फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में तो लिटरली डीआई थे ही नहीं। जो भी केसलेट डीआईबी पूछे गए थे वो पूछे गए थे अर्थमेटिक कंसेप्ट के ऊपर। 3 केसलेट, ठीक है, क्लरिकल मीन्स में। एक मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर बेस्ड था, एक परसेंटेज और रेशियो के ऊपर बेस्ड था, मेल फीमेल विलेज ए बी, इस तरह का क्वेश्चन था। और एक जो था अपना वेन डायग्राम का जनरल कंसेप्ट। तो यानी सारे के सारे क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए आपका अर्थमेटिक जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज की डेट में ऐसा हो गया, और पेपर एकदम डुएबल था। ऐसा नहीं था कि पेपर का लेवल वाज वेरी हाई। तो पेपर डुएबल था, इस वजह से बच्चों के अटेम्प्ट भी ठीक ठाक रहे हैं। तो अगर इस तरह के पेपर में अगर हम कम अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप वाकई में बैंकिंग एग्जाम्स 2022 को फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अपने अर्थमेटिक पे काम करना होगा, ठीक है। और जो बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं शुरू से दिनों कि कितना हम फोकस अर्थमेटिक सेक्शंस पे करते हैं, अर्थमेटिक कंसेप्ट्स पे करते हैं, क्योंकि बिना अर्थमेटिक कंसेप्ट के जाना एग्जाम में बिल्कुल अनसर्टेन बना देता है आपके फाइनल सिलेक्शन को, ठीक है ना। हर सेक्शन अपने आप में जरूरी है। कोई बोलता है कि सर जीए गेम चेंजर है, कोई कहता है इंग्लिश गेम चेंजर है, स्कोर ज्यादा आता है एंड ऑल, एग्री, एवरीथिंग एग्री। लेकिन एक बात बता देता हूं, जब तक आप अर्थमेटिक या मैथ्स के अंदर तकरीबन 40 to 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, तब तक फाइनल सिलेक्शन के लिए जो एग्रीगेट स्कोरिंग है उसको टच करना मुश्किल हो जाएगा। और आज इस साल जितने भी मेंस हुए हैं, ठीक है ना, और पिछले 1-2 साल का आप हिस्ट्री देख लीजिए, अर्थमेटिक का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो तकरीबन 50 to 60% वेटेज जो रहता है, या इवन 70% ऑल्सो, वो अर्थमेटिक सेक्शन के ऊपर रहने लगा है। तो आपको सीरियसली अर्थमेटिक के ऊपर जुट जाना होगा। अगर आप लास्ट ईयर एग्जाम्स में उतना अच्छा नहीं कर पाए, या कोई ऐसा पोस्ट आपको नहीं मिल पाया जो कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था या ड्रीम जॉब था, तो डेफिनेटली आई वुड से कि अर्थमेटिक के ऊपर आपको जी जान लगा के काम करना होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही थोड़ा सा बात करते हैं कि अर्थमेटिक का वेटेज क्या रहता है। जो हम बात कर रहे हैं वेटेज क्यों हम पढ़ें, तो जैसा मैंने अभी आपको बोला, प्री टॉक में मैंने बात किया कि अर्थमेटिक को आपको अभी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अर्थमेटिक का जो वेटेज आज की डेट में मेंस एग्जामिनेशंस को मैं स्पेसिफिकली टच करना चाहूंगा, जो आने लगा है, तकरीबन 60 to 70% पेपर का वेटेज रह रहा है। तो जो कि काफी अपने आप में हाई है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि अगर आप इन कंसेप्ट को अगर कर लेते हैं अच्छे से, आप इनको ध्यान रखते हैं, तो आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। पीओ मेंस में जो प्योर अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड इस साल के जो पेपर रहे हैं, तकरीबन 50% तक का वेटेज उन्होंने अर्थमेटिक पे रखा है। इवन मैं ये कहना चाहूंगा प्रीलिम्स में भी धीरे धीरे वेटेज बढ़ रहा है दोस्तों। एक टाइम ऐसा होता था, आज से 3-4 साल पहले अर्थमेटिक के हार्डली 5 क्वेश्चन आया करते थे इन पास्ट, बट नाउ डेज 10 to 15 क्वेश्चन प्रीलिम में भी आने लग गए हैं अर्थमेटिक के। तो ये काफी अच्छा खासा नंबर है। अगर 35 में से 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक आ रहा है, यानी आपको स्कोरिंग एरिया अर्थमेटिक को बनाना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। अभी वो टाइम रह गया जहां पे आप इलेक्टिव सिलेक्टिव होके टॉपिक सर्च करते थे, सेलेक्ट करते थे, उनके ऊपर काम करते थे और सिलेक्शन की उम्मीद रखते थे। तो आज की डेट में अर्थमेटिक के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और एक और बात बताता हूं, बहुत सारे बच्चे अर्थमेटिक सिर्फ इस वजह से नहीं करते, उनको मैथ से डर लगता है और कंसेप्ट बहुत सारे होते हैं, आई डू एग्री। लेकिन एक बात और क्लियर करता हूं दोस्तों, अर्थमेटिक के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे इंटर रिलेटेड हैं, सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 1-2 कंसेप्ट पे शुरुआत से काम करना शुरू करते हो ना, आप लोगों को बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब इंप्रूवमेंट कैसे किया जाएगा और अर्थमेटिक की तरफ प्रोसीड कैसे करना है, तो
कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहला चीज मैं आपको ये जरूर कहूंगा, हो सके तो अर्थमेटिक के लिए गाइडेंस जरूर लें। विदाउट गाइडेंस अर्थमेटिक को इंप्रूवाइजेशन की तरफ जाने का मतलब होता है कि एकदम अपनी जो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन है उसको एकदम से इंक्रीज कर देना। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट सॉलिड नहीं है ना, तो आपको अर्थमेटिक बहुत परेशान कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा कहा सारे टॉपिक आपस में इंटर रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं सॉल्व करने का तरीका, उनको बनाने का प्रोसेस कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड रहता है। तो ये मेरा आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट रहेगा कि कंसेप्ट को जरूर गाइडेंस के अंडर में करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी समय जो होगी प्रिपरेशन की वो कम होगी। आप जरूरी नहीं है कि मेरे ही लेक्चर फॉलो करें, कोई और फैकल्टी का अगर आपको टीचिंग अच्छा लगता है, ये आपके ऊपर होता है। तो जो बच्चे मेरे लेक्चर को फॉलो करना चाहते हैं उनको पता है कि हमने एक नया बैच अभी लॉन्च किया है, चैंपियन बैच। ठीक है ना, तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली कम फॉर दैट। इसका प्राइसिंग हमने 1650 रुपी रखा है। वो इसमें डिटेल में मैं पूरा अर्थमेटिक पूरा पढ़ाने वाला हूं, इवन पूरा मैथ्स कवर होगा, बट अर्थमेटिक भी बहुत डिटेल में हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक और चीज सेकेंडली, तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए यूट्यूब पे भी काफी हद तक फ्री कंटेंट अवेलेबल है। तो यूट्यूब पे सेशंस देख सकते हो, कंटेंट को इंप्रोवाइज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो विद द बुक्स। दो बुक्स हैं जो मैं स्टैंडर्ड हमेशा प्रोवाइड करने को कहता हूं, एक आर.एस. अग्रवाल है। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं और आप मैथ से बिल्कुल डरते हैं तो देन गो फॉर आर.एस. अग्रवाल। एंड देन उसके बाद सेकंड बुक जो है वो है क्वांटम कैट। फेमस बुक है, आप लोगों ने इसके बारे में कई बार सुना होगा। क्वांटम कैट यानी एस.के. वर्मा यानी सर्वेश वर्मा। ठीक है, ये दो बुक्स से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो अगर आप खुद से इस पे वर्क कर रहे हैं तो। ठीक है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ रखा है, जिनको आइडिया है अर्थमेटिक कंसेप्ट्स का, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा गो विद द क्वांटम कैट। और जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, दे स्टार्ट विद द आर.एस. अग्रवाल। बस आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप इनके सिर्फ प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है ना, इनके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इनके सॉल्यूशन बहुत लेंदी होते हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपको कंफ्यूज करके रख देंगे। ठीक है ना, तो ये आप इनके सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए, तरीके आपके होंगे, लेकिन इसके लिए आपको फिर कंसेप्ट चाहिए। क्योंकि सीधा आर.एस. अग्रवाल के तरीकों से अगर आप अर्थमेटिक कंसेप्ट बनाने जाओगे, इट विल बी वेरी वेरी लेंदी एंड इट विल बी वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है ना, तो मैं अगेन ये कहना चाहूंगा, आप यूट्यूब पे मेरे सारे सेशन देख सकते हो, मैंने बहुत बार सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो YouTube पे फॉलो कर सकते हैं। और अभी लेटेस्ट में YouTube पे लगभग हर टॉपिक के मैराथन लेके आने वाला हूं। जितने भी अर्थमेटिक टॉपिक है उन सभी के मैराथन आने वाले वीक्स में लेके आने वाला हूं। ठीक है ना, तो आप फॉलो करें, ऑलिव बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। यहां पे मैं हर टॉपिक के मैराथन लेके आने वाला हूं, यानी एक सिंगल सेशन लूंगा 3 से 4 घंटे का और सारा कंसेप्ट क्लियर करके दूंगा। तो एक बार अगर आप टॉपिक वाइज अपना कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द बेस कंसेप्ट। और क्वांटम कैट तो वैसे भी बहुत शानदार बुक है। क्वांटम कैट का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, ये जो है बेसिकली हर चैप्टर को इसने लगभग 3 पार्ट में बांटा है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 जो होता है एकदम बेसिक कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, हर टॉपिक के ऊपर, लेवल के ऊपर आपको मिनिमम से मिनिमम, मतलब मैं एक बताता हूं, कभी ज्यादा भी है कुछ में कम भी है, तो एक ऑन एन एवरेज जो लेवल 1 के आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, इसमें 70 to 80 क्वेश्चंस हैं जो एकदम बेसिक लेवल के हैं। लेवल 2 पे ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल होता है। ठीक है, मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट मान सकते हो, एज पर द बैंकिंग लेवल होता है। इसके ऊपर ऑन एन एवरेज आपको 50 to 60 क्वेश्चंस मिलेंगे हर चैप्टर के। और लेवल 3 होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होता है। इसके अंदर जनरली वो क्वेश्चंस होते हैं जो कैट लेवल के होते हैं, जिनका लेवल थोड़ा हाई, थोड़ा नहीं कहूंगा, काफी हाई रहता है। तो अगर आप ये स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपके अर्थमेटिक कंसेप्ट पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो एटलीस्ट अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली दिस बुक कैन हेल्प यू अलॉट इन योर अर्थमेटिक कंसेप्ट। ओके, क्लियर है, ये बात क्लियर रही होगी। तो जो बच्चे पेड बैच अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली गो फॉर दैट। चैंपियन बैच में मैं कंप्लीट पढ़ाने ही वाला हूं, टॉपिक टू टॉपिक एवरीथिंग। लेकिन अगर आपको ठीक है, चलो किसी को फाइनेंशियल क्रंच है या ऑलरेडी वो बहुत सारा इन्वेस्ट कर चुके हैं और फैमिली से लेने की इच्छा नहीं है या हिम्मत नहीं है या थोड़ा सा एक अपने आप के अंदर सेल्फ रिलायंट होने का मन है, तो मैं कहना चाहूंगा तो भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं बहुत बार ये बच्चों का सुनता हूं, सर आई कैन नॉट अफोर्ड पेड क्लासेस एंड ऑल। ये मैं क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों को, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन अगर आप डेडिकेशन से उसको फॉलो करेंगे ना, यू विल गेट गुड रिजल्ट फ्रॉम इट ऑल्सो।
ठीक है, तो बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को एकदम इतना सोचने की जरूरत नहीं है यार मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं तो क्या मेरा बैंक में सिलेक्शन नहीं होगा या मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। बस वही बात है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप एक चैनल में आ जाते हो, पेड क्लासेस फॉलो करते हो, तो एक थोड़ा आपका जो एफर्ट है वो चैनलाइज हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज हो जाता है। फ्री में थोड़ा बहुत ये हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन काफी हो जाता है, क्योंकि एक वीडियो देखते हो तो 10 आपको नोटिफिकेशन और आ जाते हैं, तो फिर आप ध्यान भटका सकते हो। अगर आप अपने फोकस में एकदम क्लियर है, आपको किस फैकल्टी से पढ़ना है, किसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो फ्री मीडियम भी बहुत अच्छा है अपने कंसेप्ट को इंप्रूव करने के लिए। आई हैव मैनी स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो करके भी सिलेक्शन लिया है, लेकिन बस वही है कि आपका फोकस लेवल, डेडिकेशन लेवल शुड बी वेरी वेरी हाई, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी मीन और मोड से आप अटेंड कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, कभी भी आपके लिए बैड इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत कैसे करें, चलो ये बात तो हमने कर ली है। देखिए, हमेशा जब आप शुरुआत करते हो ना, हमेशा मैं आपको हिंट दूंगा, आप स्टार्ट कीजिए विद द परसेंटेज, उसके बाद फॉलो करिए विद रेशियोज एंड एवरेज। ये जो 3 टॉपिक है ना, मैं हमेशा कहता हूं दीज आर द बैकबोन ऑफ क्वांटिटी अर्थमेटिक कंसेप्ट। ये 3 टॉपिक बैकबोन है ऑफ योर अर्थमेटिक कंसेप्ट, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप वाकई में अर्थमेटिक कंसेप्ट को बिल्ड करना चाहते हैं, सुपर स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ये 3 टॉपिक आपके स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि बाकी जो भी टॉपिक हैं उनमें या तो सॉल्यूशन का मेथड या फिर उनके 60-70% क्वेश्चन इन्हीं तीनों के कंसेप्ट से क्लियर होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं परसेंटेज का, तो आगे आप टॉपिक पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा परसेंटेज के ऊपर रिलाई करता है पूरी तरह से। अगर आपका परसेंटेज अच्छा नहीं है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिक्कत क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आपने परसेंटेज को बहुत तगड़े तरीके से बना लिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली आपका काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बस आपको इसके डिफिकल्टी लेवल और उसमें जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है उसको हैंडल करना है, देन आप प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा कर पाएंगे। उसी तरह से एक और टॉपिक है SICI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी परसेंटेज पे पूरी तरह से रिलाई करता है, पूरी तरह से। अगर आपका परसेंटेज कंसेप्ट अच्छा है तो आप डेफिनेटली SICI बहुत अच्छा करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका पार्टनरशिप, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्रेट अवे आते हैं, चाहे आप मेंस देखिए, प्री देखिए, पार्टनरशिप, और ये पूरी तरह से रेशियो पे डिपेंड करता है। उसी तरह से एक और टॉपिक है कॉल्ड एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एलिगेशन, मिक्सचर्स, ये तो रेशियो और एवरेज दोनों पे डिपेंड करता है, इवन परसेंटेज ऑल्सो, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो वेल कनेक्टेड है। इवन रेशियो का जो कंसेप्ट है आपको टाइम एंड वर्क में बड़े काम आते हैं। उसी तरह से टाइम एंड डिस्टेंस के भी काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप रेशियो के मेथड से सॉल्व करते हो, उनमें सॉल्यूशन का जो पैटर्न रहता है रेशियो बेसिस पे रहता है, ठीक है ना, और बहुत इफेक्टिव मेथड्स हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको हर टॉपिक का जो कंसेप्ट है, ये 3 टॉपिक ऐसे बनते हैं, अगर आप इनमें अच्छा काम किया, जैसे जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ मिक्सचर, वो पूरी तरह से एवरेज के ऊपर बेस्ड रहता है, और इवन एवरेज के जो कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, इवन एलिगेशन मिक्सचर या मिक्सचर टॉपिक सब में काम आते हैं। तो ये 3 जो टॉपिक हैं, अगर जिस बच्चे ने इनको अच्छे से पढ़ लिया, उनका अर्थमेटिक का एक बेस जबरदस्त बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक है जो कि आपको थोड़ा सा एफर्ट लेके अलग से पढ़ने पड़ते हैं। उनमें से एक टॉपिक आपका आता है प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक आता है मेंसुरेशन। ये 3 टॉपिक बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, बट मैं ये कहूंगा एटलीस्ट अगर आप इनका बेसिक अच्छे से पढ़ लोगे ना तो स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके ऊपर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, मैनेजेबल आते हैं, बट वो डर इतना हाई है ना, हम देखते ही छोड़ देते हैं। हम देखते यार प्रोबेबिलिटी है, नहीं आता, छोड़ो, है क्या, पढ़ के तो देखो, एटलीस्ट बेसिक पता होगा ना, तो एक कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा, आई कैन डू दैट क्वेश्चन और नॉट। मेंसुरेशन सिर्फ इस वजह से बच्चे छोड़ते हैं, इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा है। तो भैया ऐसा नहीं है, लिमिटेड फॉर्मूलाज हैं, अगर आप मेंसुरेशन करने उतरोगे ना, वो फॉर्मूले अपने आप आपको याद हो जाते हैं, फ्लो के साथ याद होते हैं। आप करोगे ही नहीं तो फॉर्मूले याद भी नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है हमें तो सिर्फ कंसेप्चुअल बेसिस करना है, फॉर्मूला याद वाद मुझसे नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। ये फॉर्मूले इतने सिंपल होते हैं, अगर आप बनाते चले जाओगे ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे। लेकिन बस वही है कि डर क्वेश्चन हमने बिठा रखा है, पहले से ही सोच रखा है मेंसुरेशन करना नहीं है, प्रोबेबिलिटी आती नहीं है, तो वो होते भी नहीं है, फिर वो छूटे ही रह जाते हैं, ठीक है ना। तो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इन कंसेप्ट पे अच्छे हो जाते हैं तो अगेन स्ट्रेस ऑन परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। तो शुरुआत हमेशा यहां से कीजिए।
ये फर्स्ट 3 टॉपिक आपकी जान है पूरी, ठीक है। और ये 3 टॉपिक अगर आपने बेहतर तरीके से किया ना दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिकली आपको इंप्रूव करने को देखने को मिलता है। डेटा इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिकली फिर आपका इंप्रोवाइज होता चला जाता है। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ओके, अभी कैसे समय दें, किस तरह से कंसेप्ट पढ़ें, किस तरह से बेसिक्स पढ़ें। देखिए, कभी भी कोई भी अर्थमेटिक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक है, चाहे वो परसेंटेज है, तो सबसे पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, ठीक है ना। कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जैसे सपोज टाइम एंड वर्क है, तो आपको पहले ना प्रैक्टिस करते समय ये देखना होता है कि पहले तो बेस कंसेप्ट क्या है इसका, किस पे टिका हुआ है। तो जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हो ना, तो एक ही कंसेप्ट पे टिका होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। ये एक बेस कंसेप्ट है, पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क इसी के ऊपर टिका हुआ है। दिस इज योर बेस कंसेप्ट। अब बात आती है इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बनते हैं। जैसे अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या टाइप आते हैं। पहला टाइप आता है लोग इंडिविजुअल वर्किंग करेंगे, ए अकेला एक काम करता है, बी अकेला एक काम करता है, सी अकेला एक काम करता है, फिर ये मिलके काम करेंगे। कोई बीच में लीव कर जाता है और या कोई बीच में ज्वाइन कर जाता है, ये एक टाइप होता है। कई बार ग्रुप वर्किंग होती है, 40 लोग एक मिलके एक काम कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें वेजेस के होते हैं, वेजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ इसके अंदर ग्रुप वर्किंग में भी मिक्स कंसेप्ट होता है, मैन वुमेन चिल्ड्रन मिलके काम कर रहे हैं। तो हर तरह के टाइप को आपको ऑब्जर्व करना होता है कि यार कितने टाइप के इसमें क्वेश्चंस बना करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, ठीक है। ये आइडिया कहां से लगेगा, तो ये कंसेप्ट जो मैं आपको कह रहा हूं ना, कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो आप यूट्यूब पे पर्टिकुलर उस वीडियो के टॉपिक को जरूर देखिए, ठीक है। आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या क्या वेराइटी आती है, ठीक है। वंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, उसके बाद आपको करने होते हैं प्रैक्टिस ऑफ दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट को जज कर लिया और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए मिनिमम से मिनिमम, जैसे कई बच्चे पूछते हैं सर एक टॉपिक के कितने क्वेश्चन बनाऊं, 40 बहुत हो गए क्या बच्चा। देखो, कंसेप्ट ये नहीं है कि कितने क्वेश्चन बनाने उसके बाद वो टॉपिक आएगा, ये इंडिविजुअल के ऊपर होता है। किसी की ग्रास्पिंग इतनी बढ़िया होती है, अगर 15-20 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए किसी टॉपिक के, बहुत अच्छे से टॉपिक को ऑब्जर्व कर लेते हैं। गॉट इट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद 50 या 60 क्वेश्चन करने पे टॉपिक समझ में आता है। कुछ बच्चों को 100 क्वेश्चन करने पे समझ में आता है, किसी को 150 क्वेश्चन बनाने पे समझ में आता है। तो वो तो आपकी ग्रास्पिंग के ऊपर होता है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि यार एवरेज के ऊपर अगर मैंने 50 क्वेश्चन नहीं बनाए तो एवरेज मेरा अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा सीली सा कोई कई बार क्वेश्चन हो जाता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन मिनिमम बनाऊं कि टॉपिक मेरा अच्छा हो जाए, तो ऐसा कोई मिनिमम नंबर नहीं है, ठीक है। बट फिर भी एक सफिशिएंट नंबर अगर मैं कहना चाहूं तो 50 से लेके 100 के बीच में अगर आप क्वेश्चंस बनाते हैं टॉपिक टू टॉपिक, वो आपके लिए काफी अच्छा होता है और इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। और प्रैक्टिस करते समय एक और चीज याद रखें, पुराने क्वेश्चंस को भूले नहीं। बहुत बार क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिस के नाम पे हर बार नए क्वेश्चन उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने क्वांटम कैट पढ़ा या आर एस अग्रवाल से शुरू किया। अब आपने क्या किया, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस हो गए आपके, 100-150 क्वेश्चन थे, आपने सारे बना लिए। फिर हर बार जब मुझे परसेंटेज पढ़ना है या मुझे एवरेज पढ़ना है, आप कहते हो नहीं मुझे और कोई बुक दो, मुझे कैट लेवल का बुक दो, मुझे फलाना पब्लिकेशन का बुक दो, मुझे फलाना कोचिंग का बुक दो। हर बार नए क्वेश्चन करने से होता यह है कि आपको हमेशा आप डाउटफुल सिचुएशन में रहते हो, क्योंकि आप कोई भी बुक उठाओगे तो आपको कुछ ना कुछ न्यू पैटर्न, कुछ ना कुछ न्यू फंडे मिलेंगे। बनाने हैं हमें, नए क्वेश्चंस भी करने हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो हमने पुराने क्वेश्चंस किए थे, अगर हम इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें तो इससे हमारा कंसेप्ट बहुत सॉलिड तरीके से दिमाग में बैठ जाता है। क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिस का मतलब वही है, की हुई चीज को दोबारा करना। लेकिन अगर हम हर बार नए क्वेश्चन की सर्च करेंगे तो प्रैक्टिस को हम बहुत सॉलिड तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सारे बच्चों का ये ड्रॉबैक रहता है, मैं ये कहना चाहूंगा। क्योंकि बहुत बार मैं ये चीज देखता हूं, बच्चे है ना पुराने क्वेश्चंस देखते भी नहीं, एक बार एक बुक बना ली ना, उसको दोबारा तक सॉल्व नहीं करते हैं। मेरा एक मानना है, स्टैंडर्ड अगर आपके पास कोई एक बुक है या कोई एक पीडीएफ है, तो एटलीस्ट आपने 4 या 5 बार सॉल्व की होनी चाहिए वही सेम बुक। इससे सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि आपको एकदम टाइप और उसके ऊपर अप्रोच क्या लगनी है वो एकदम आपको याद हो जाती है। लिटरली अप्रोच कह रहा हूं, नंबर्स और वैल्यूज नहीं, वो बदलते रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट कौन से क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगेगी वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक के अंदर रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे इस स्टेप में
परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं। ये मैं आपको अपफ्रंटली बोलता हूं और ये होता है, आप खुद से भी पूछेंगे आपको लगेगा हाँ सर मैं ये गलती करता हूं कई बार। ठीक है, क्लियर है। और सेकेंडली हर 15 से 20 दिन के बाद आफ्टर एवरी, एक सेकेंड, ओके, आफ्टर एवरी 15 to 20 डेज, हर 15 से 20 दिन के बाद आपको इनको रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे सपोज आज आपने एवरेज किया, आगे 10-15 दिन एवरेज पढ़ा ही नहीं, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कुछ कंसेप्ट ब्लर होने लग जाए। तो एक परफेक्ट रिवीजन यही होता है, आपने एक टॉपिक पढ़ा, 15 से 20 दिन के बाद उसका सेकंड रिवीजन होना चाहिए, और उसके बाद ये गैप आप 1 मंथ का रख सकते हो। ठीक है ना, तो ये जो मैं रिवीजन करने को कह रहा हूं, इसमें पहले रिवीजन से फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम के बीच में 15 से 20 दिन का गैप रखिए, सेकंड से थर्ड के बीच में आप 30 दिन का गैप रख सकते हैं, और थर्ड से फोर्थ के बीच में आप 40 से 50 दिन का गैप रख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंटली ये तो बात होगी हमारी कि ये चीजें कैसे मैनेज होंगी या किस तरह से ये वर्क करेंगी। अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा टाइम आपको अपने आप को देना होगा। बहुत बार क्या होता है, अर्थमेटिक करते समय हम अपने आपको ही उतना टाइम नहीं देते हैं। एक टॉपिक को, मेरा ऐसा मानना है, मिनिमम एक टॉपिक को अगर आप 3 से 4 दिन देते हो, 3 to 4 डेज, और ऐसे टोटल सपोज हमारे अर्थमेटिक में 20 टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको ये डेज, तो आप बहुत आसानी से 60 से 80 दिनों के अंदर अपने सारे अर्थमेटिक कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें कुछ टॉपिक माइट भी ज्यादा दिन ले लें, 5 दिन ले लें, 6 दिन ले लें, कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जैसे पार्टनरशिप है, एजेस है, वो 2 या 3 दिन में आपके कवर भी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप 60 to 80 डेज में अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे कवर करना चाहते हैं 15 से 20 दिन में, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, देन इट्स ओके, 15-20 डेज सफिशिएंट है। लेकिन आप सीखना चाहते हो, अर्थमेटिक को अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना चाहते हो, आप एग्जाम में जाके एग्जाम को फोड़ना चाहते हो, तो फिर आपको एक स्टैंडर्ड टाइम 60 to 80 डेज मिनिमम देना होगा। ये मिनिमम बोल रहा हूं। इसके अंदर फिर रिवीजन एंड ऑल बहुत सारी चीजें आएंगी, मॉक टेस्ट लगाना, स्पीड टेस्ट लगाना, बहुत सारे इसमें फॉर्मेट्स आएंगे आपको। ठीक है ना, तो ये जानना करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अपने आप को एक सफिशिएंट टाइम जरूर दें, छोटे टाइमलाइन मत रखिए, थोड़ा सा बड़ा एस्पेक्ट रखिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार क्या होता है, हम अपनी, अगर आपकी ग्रास्पिंग तेज है, अगर आपका थोड़ा बेस है, तो माइट भी आप जल्दी कर भी पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को, ये मत सोचिए अरे सर मेरा तो 30 दिन में हो गया था। इट्स ओके यार, इट्स ओके। हर किसी का ग्रास्पिंग, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। बट मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, 90-95% स्टूडेंट को इतना समय तो लगता ही है टू गेट द थिंग्स आउट। ओके, तो मिनिमम इतना समय, ये तकरीबन 3 मंथ्स का समय होता है। तो अर्थमेटिक को इंप्रूव करने के लिए खुद को कम से कम इतना समय, मिनिमम कह रहा हूं, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन वर्ड मिनिमम, जरूर दें। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन टाइमलाइन जरूर रखें। टाइमलाइन न रखना भी खतरनाक होता है, आपको पता ही नहीं है कितने समय में कवर करना है, तो टाइमलाइन होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जिस दिन आप शुरू कर रहे हो कोशिश करो, देखो पेड बैच वगैरह लेते हैं तो आपको पूरा स्केड्यूल मिल जाता है, आपको पता रहता है मैं इतने इतने दिनों में ये हो जाएगा मेरा, तो वहां टाइमलाइन ऑलरेडी है। लेकिन जब आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो खुद के सामने टारगेट रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये 3 चीजें अगर आपने ध्यान दी जो मैंने आपको बताई, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन पता होना चाहिए, फिर उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद टाइमलाइन आपको ध्यान में रखना है, तो ये आपको अर्थमेटिक में बहुत बूस्ट कर ले जाएगा। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूं। अर्थमेटिक इंप्रूव ना होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, हम उसको इग्नोर करते हैं या उसको स्किप करते हैं। दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक रीजन। क्योंकि अर्थमेटिक अगर आप करने उतरते हो ना, अगर आप मेहनत और अगर आप डेडिकेशन से फॉलो करेंगे अर्थमेटिक को, अर्थमेटिक डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो बच्चों के मन में डाउट्स रहते हैं, मैं आपके थोड़े थोड़े चीजें वो क्लियर कर रहा हूं। कई बच्चों के मन में ये आता है कि सर मिक्स क्वेश्चन करने चाहिए या टॉपिक वाइज जाना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत क्लियर है बच्चों, बहुत क्लियर है। देखिए मिक्स क्वेश्चन तब सही रहता है जब आपके बेसिक्स पढ़े हुए हैं, जब आपने ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम दे रखा है, आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो और आप अर्थमेटिक कई बार कर चुके हो, देन इन दैट केस मिक्स क्वेश्चन इज अ गुड अटेम्प्ट। क्योंकि मिक्स क्वेश्चन में क्या होता है, किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाता है,
तो उस टॉपिक का रिवीजन आपका मिक्स क्वेश्चन के जरिए, मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 3 या 4 या 5 टॉपिक का रिवीजन एक क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हो, समझ रहे हो? तो मिक्स क्वेश्चन उस फॉर्म में अच्छा होता है। लेकिन अगर आप वीक हैं, अगर आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं अर्थमेटिक में, तो आई वुड सजेस्ट गो विथ टॉपिक वाइज, शुरुआत टॉपिक वाइज ही जाइए। तो प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा जो रहता है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कई बार पढ़ रखा है, टॉपिक वाइज भी बहुत बार कर रखा है, देन मिक्स क्वेश्चन इज अ गुड सोर्स, अदरवाइज टॉपिक वाइज कभी भी बहुत अच्छा सोर्स रहता है। ये बात मैं आपको क्लियरली कर देता हूं। अगर आप नए हैं, अगर आप अर्थमेटिक में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, देन डेफिनेटली गो विद द टॉपिक वाइज, ठीक है ना? इससे आपका फोकस पर्टिकुलर टॉपिक पे बना रहेगा, आपको दिमाग में रहेगा हाँ यार मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है ना? तो इस तरह से आप इंप्रूवाइज बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? दूसरा, बहुत सारे बच्चों को लगता है सर कंसेप्ट से जाना चाहिए, यानी एक्स वाई जेड वाला मेथड जो होता है, एक्स वाई मेथड, या फिर ट्रिक से जाना चाहिए, यानी रेशियोज के थ्रू, या फिर एवरेज की कोई ट्रिक, या फिर एलिगेशन मेथड लगा दिया। ये बहुत सारी ऐसी अप्रोचेस रहती हैं, ठीक है ना, लीनियर के अंदर, या फिर कोई भी मेथड, ट्रिक्स वगैरह, ऑप्शन से जाना है ना। तो मैं आपको हमेशा कहूंगा, देखिए ट्रिक्स वगैरह एक ऐसी चीज होती है, बहुत सब्जेक्टिव होती है। ट्रिक इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग। स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन में, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशंस में कुछ चीजें वर्क करती हैं, कुछ में नहीं भी करती हैं, तो इसीलिए ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। आप अगर वाकई में अर्थमेटिक को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको बेस कंसेप्ट आना चाहिए। भले ही आप क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के अंदर उसका कंसेप्चुअल मेथड होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार मेंस वगैरह में ऐसा हो जाता है कि कई बार वो नया पैटर्न रख देते हैं, या फिर ऐसी चीजें रख देते हैं जो चीज आपको पता थी, मतलब उसी को अननोन रख दिया जाता है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस डील कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट पता है, डिस्काउंट पता है, तो आप कॉस्ट प्राइस एमआरपी का रेशियो निकाल सकते हैं। आपको प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट मालूम है, आप कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकाल लेते हैं। अब वो एग्जाम में क्या करते हैं, प्रॉफिट दे तो देते हैं बट एक्स के फॉर्मेट में, इफ योर प्रॉफिट इज x%, इफ योर डिस्काउंट इज x माइनस 20%। अब यहां पे ट्रिक ही नहीं काम करेगी, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू ही नहीं पता है, समझ रहे हैं? हमने जो प्रैक्टिस की थी वहां हमें एक्स पता था, वहां मुझे एक्स भी पता था, डिस्काउंट का परसेंटेज, तो मेरे को लगता था अरे यार अभी तो बड़ा आसान है, ये तो रेशो में बदलो, इसको ये लगाओ, ये बैठ गया। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो, वो वही परसेंटेज जो गिवन होना चाहिए था उसको एक्स रखा देता है। अब वहां पे बच्चा हैंग हो जाता है कि यार इसमें क्या करूं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एटलीस्ट कंसेप्चुअल तरीका पता होना चाहिए। आप उसको यूज कितना करते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन आइडिया जरूर होना चाहिए, ठीक है? क्या होता है कि जो ट्रिक्स होती है ना, ये ऑटोमेटिकली निकल आती है जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना। ये ट्रिक्स वगैरह आप खुद बना लोगे। आप एक बार कंसेप्ट को 2-4 बार भी अप्लाई करोगे ना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा यार ये चीज मैं बार बार कर रहा हूं, तो मैं इसको डायरेक्ट ये भी तो कर सकता हूं। तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रिक का यूजेस इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रिक को दिमाग में रख के कंसेप्ट बनाओगे तो वो फिर ये डुबा भी देती है। अगर जिस फॉर्मेट में हमने ट्रिक पढ़ी है उस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं आया ना, पूरा सिंक हो जाता है भैया, एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं लोग, पेन पकड़ने का मन नहीं करता है, मैं लिटरली बता रहा हूं। तो इसीलिए कंसेप्ट हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना? ट्रिक्स वगैरह ये सब शॉर्टकट्स चीजें होती हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म चीजें भी होती है, मैं ये कहूंगा। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो कंसेप्चुअल हमेशा होना चाहिए, ठीक है ना? इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। ओके, क्लियर है? इसके बाद कई बच्चों का टाइप आता है कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब इजी क्वेश्चन बन जाते हैं बट डिफिकल्ट क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं पाते। या फिर कुछ बच्चों का एक ये डाउट होता है कि सर प्रैक्टिस के समय तो बन जाते हैं, प्रैक्टिस में तो सॉल्व हो जाते हैं, बट इन एग्जाम हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी होता है कि सर अर्थमेटिक पढ़ लिया हमने, कर भी लिया, हम बना रहे हैं, आप करवाते हो, आपके यूट्यूब में भी आते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, ठीक है, फलाना XYZ फैकल्टी को भी अटेंड करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके क्वेश्चंस बन जाते हैं, प्रैक्टिस करते समय बन जाते हैं, बट एग्जाम में नहीं बन पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है, आपको है ना फियर है। आप सॉल्व कर पा रहे हो, इट मीन आपने पढ़ा है, बट यू हैव अ सर्टेन फियर, जो एग्जाम में बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि वहां आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि जब आप जैसे सपोज आप मेरे यूट्यूब सेशन में आए हो, आप सॉल्व कर रहे हो, आपको इतना पता है अगर मुझसे नहीं भी बनेगा लोकेश सर हेल्प कर देंगे, या कोई XYZ फैकल्टी है उसका सेशन देख रहे हो, आपको पता है अगर मुझसे नहीं भी बना, मैं ट्राई कर रहा हूँ, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी बना तो ये फैकल्टी मुझे हेल्प कर देगा, मुझे इमीडिएट आंसर मिल जाएगा। बट इन एग्जाम देयर इज नो वन टू गिव यू हिंट, कोई आपको हिंट देने के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब सेशन में आए हैं, कई लाइन आपको नहीं समझ में आती, आप कहते तो सर सेकंड लाइन एक्सप्लेन कीजिए जरा, सर ये मुझे समझ में नहीं आया, थर्ड लाइन में क्या कहा गया है, तो फैकल्टी आपको एक्सप्लेन कर देता है। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो मुझे बन गया, लेकिन एग्जाम में देयर इज नो वन टू एक्सप्लेन यू। आपको खुद से ही अंडरस्टैंड करना है, आपको खुद से ही वैल्यूज को पुट करना है और इक्वेशन बनानी है एंड सॉल्व करना है।
तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है दोस्तों, एग्जाम में इसीलिए नहीं बनते हैं। तो इस केस में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस और बढ़ा दीजिए, सिंपल। और इसको कोई इंप्रूव नहीं कर सकता, प्रैक्टिस और बढ़ा दीजिए। अगर आपका टॉपिक के ऊपर कमांड ऐसा बन गया ना, तो फिर एग्जाम में भी बनेगा। आप सिंप्लीफिकेशन में तो ऐसा नहीं बोलते हो कि घर में बन जाती है, एग्जाम में नहीं बनती। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा नहीं बोलते हो, क्यों? क्योंकि हमने सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस ही इतनी कर ली है, और वो कंसेप्ट है भी इतने जबरदस्त, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तेज वो एग्जाम में आपसे बनेगा। तो वहां पे हम बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। बट अर्थमेटिक में वो कॉन्फिडेंस इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो लेवल ऑफ डिग्री ऑफ प्रैक्टिस आपने अभी तक उस टॉपिक में परफॉर्म नहीं की है। तो अगेन इस केस में यही एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, गो विद दैट। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई ये बात? ओके तो ये चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप इंप्रोवाइज डेफिनेटली कर सकते हो। और जो बच्चे मैंने आपको कहा था, जो बच्चे पेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन माय पेड क्लासेस क्वांट चैंपियन बैच। दोस्तों इस चैंपियन बैच में मैं एक एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। हर टॉपिक कम से कम 2-3 दिन या मिनिमम 3 या 4 दिन चलने ही वाला है। इसमें हर टॉपिक का पूरा कंप्लीट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या बनते हैं, उसके ऊपर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उसमें डेटा सफिशिएंसी कैसे होगी, टॉपिक टू टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ। हर टॉपिक के अंदर डेटा सफिशिएंसी कैसी बनेगी, उस टॉपिक के अंदर आपका क्वांटिटी कंपैरिजन कैसे बनेगा, अगर डीआई की पॉसिबिलिटी है तो डीआई कैसे बनेगी। तो ये सारी चीजें मैं टॉपिक वाइज आपको इस बैच में करवाने वाला हूं, ठीक है। और इसके लिए हमने प्लान किया है 80+ लाइव क्लासेस। तो ये जो 80+ लाइव क्लासेस है, हर क्लास जो है 1.5 आवर का होगा और एक सब्सटेंशियल कंटेंट यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो 1 आवर की क्लास नहीं, और एग्जैक्ट टाइमिंग पे होती है दोस्तों। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, एग्जैक्ट शार्प 10 AM पे शुरू होती है। इवन मेरी क्लास तो कई बार 11:30 का अपना स्केड्यूल टाइम है, बट मैं कई बार तो इसके ऊपर भी लेके चलते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने 1.5 घंटे है तो एग्जैक्टली रोक दूंगा, नहीं, आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और यहाँ पे आपको हर सेशन के बाद आपको एक उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है, विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो आप खुद से बनाएंगे क्योंकि जो सीखा है उसको अप्लाई करना है। और अगर नहीं बनेगी तो अगले दिन हम उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं, हम कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं है। तो ये बहुत बेनिफिट है आपको इन बैच में मिलेगा। तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो इस बैच के लिए, ठीक है। इस बैच का जो प्राइसिंग है दोस्तों वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। इस बैच का जो प्राइस है वो है 1650 रुपीज व्हेन यू यूज माय कोड लोकेश, ठीक है ना। लोकेश कोड ये अप्लाई करिए, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर दिस, ठीक है। तो 1650 रुपए में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा, इंडिविजुअल बैच। लेकिन अगेन आई एम अगर आप पूछना चाहेंगे मुझसे, अगर मैं आपको बोलूं तो बैंकिंग सुपर एलीट के लिए मैं आप लोगों को कहूंगा, क्योंकि इसका फायदा ये है, इसमें आप तो एक तो सबसे पहले ऑलिव बोर्ड की टॉप क्लास आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि इंडिया में नंबर 1 कंटेंट प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही आपको मेरे अपकमिंग जो भी बैच आएंगे ऑलिव बोर्ड पे, वो सारे बैचेस का एक्सेस भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 महीने कोर्स कर लिया, ठीक है, फिर स्टडी कर रहे हैं, दैट्स ओके। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यूटी में रखना है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। तो इसमें मेरे आने वाले फ्यूचर में आने वाले बैचेस प्लस जो मैं बैचेस पढ़ा चुका हूँ लास्ट ईयर भी, तो वो बैचेस भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। तो अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट। और आपको इस पे मेरा कोड अप्लाई करना है लोकेश, तो आपका ये जो प्राइस है ये बन जाएगा 3749। तो मात्र 3749 में आप अवेल कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। तो आई होप जो फंडे मैंने आपको बताए आपको हेल्प किए होंगे। अगर आपको फंडे अच्छे लगे होंगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना हेल्प हो, आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और अगर आपका इन चीजों को लेके कुछ एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर मुलाकात होगी रेगुलर अपने सेशन में, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल, जो इस बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी वीडियो हमारे आएंगे उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।